અમદાવાદ કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદ ખાતે વિનોદ ચૌહાણ દ્વારા લખાયેલ કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તકનું કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુનરામ મેઘવાલ દ્વારા વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. લેખક વિનોદચંદ્ર દ્વારા લખાયેલ કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તકનું કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતો અને સંસ્કૃતિ રાજ્યમંત્રી અર્જુનરામ મેઘવાલ અને લોકપ્રિય સાંસદ ડૉક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકીના હસ્તે અમદાવાદ એનેક્સી ખાતે વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. લેખક વિનોદચંદ્ર ચૌહાણ દ્વારા લિખિત કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તક સરસ મજાની પુસ્તક છે. આ પુસ્તકનો અર્થ મહાન નાયક નરેન્દ્ર મોદી થોડી સાંભળેલી બાબતનું પુષ્પગુચ્છ છે. આ પુસ્તકનો અર્થ તે વ્યક્તિ વિશે થોડું નિષ્પક્ષ વિશ્લેષણ છે, જેમણે પોતાનું ઘર અને પરિવાર માટે દેશની સેવા માટે છોડી દીધો. આ પુસ્તકમાં નરેન્દ્ર મોદી વિશે માહિતી જેમના ઉપર ક્યારેક ₹1નો ભ્રષ્ટાચારનો આજ સુધી આરોપ લાગ્યો નથી, જેમનું આખું જીવન નિષ્કલંક છે, બેદાગ છે. આ પુસ્તક એ નરેન્દ્ર મોદીના જીવનનું થોડી ઝલક આપે છે. नहीं कर सके तो ये काम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेट किया या लेट नहीं, काम शुरू कर दिया था उन्होंने. इस काम को आपने देखा होगा, वीर मेघ माया के स्थल का विकास लगातार चल रहा है. लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ऐसे अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति रह गए हैं जिनको वो स्थान मिलना चाहिए ना. अब क्या हम आजादी की बात करें तो सरदार पटेल साहब को वो स्थान नहीं मिलना चाहिए. ये प्रधानमंत्री आने के बाद वो स्थान मिल रहे हैं ना. आपसे थोड़ी जोड़ता हूँ, एक मिनट मैं बोल देता हूँ. डॉक्टर अम्बेडकर साहब को वो स्थान नहीं मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए. कांग्रेस ने उसको बुला दिया था. लेकिन प्रधानमंत्री जी का सोच है कि जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया उनको इतिहास के पन्नों में वैसे ही दर्ज करो जितना उनका बड़ा योगदान था. और उन्होंने नहीं, वो सोच थी भाई, वहां गए थे तभी तो उनकी कल्पना है, तभी तो हमें भेजता है. भाई तो बात करो भैया. मैं आपसे बताता हूँ कि जो गुजरात सरकार ने जो 15 अगस्त और 26 जनवरी डिस्ट्रिक्ट हेड का क्वार्टर में मनाने की जो प्रथा हुई, वो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई थे तब से शुरू हुई. और पहली बार 2003 में वो पाटन गए थे. और पहली बार 15 अगस्त को वो पाटन गए थे. और गए तब उसका जो फ्लैग होस्टिंग करने के पहले उन्होंने बोला कि मुझे वेग माया के मंदिर जाना है. और वो वहां गए, वहां अपना मत्था टेका और उसके बाद वहां मेमोरियल बनाने के लिए 1,85 लाख रुपीस का उन्होंने योगदान दिया था सरकार की ओर से. इसके बाद मैं ये जो वीर मेघ माया विश्व मेमोरियल फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर का मैं चेयरमैन हूँ. फिर बाद में अपने विजय भाई ने 3 करोड़ का योगदान दिया और हमने 4,35,00,000 और मांगे. कोरोना के काल में एक भी पैसा काटे हुए हमारी सरकार ने दिया है, तो उन्होंने कोई कम किया है ऐसी बात नहीं है. सर, दूसरा प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री जिस आवाज करे उसको राष्ट्रीय म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जिस वहाँ पे जहाँ जिस मकान में रहे वहाँ तक अभी तक राष्ट्रीय म्यूजियम वहाँ नहीं बनाया गया. तो ये क्या वो भेदभाव है, क्या माना जाएगा? वो किसने नहीं बनाया भाई? आप तो वो बात करो ना जिन्होंने नहीं बनाया, उनकी बात करो ना. सरदार पटेल जी को तो 2 स्थान ये दे रहे हैं, ऐसा तो किसी ने दिया ही नहीं है. उस समय उनको देना चाहिए था. तो क्या अब वो हो सकेगा? नहीं, हम कितना बड़ा स्थान दे रहे हैं तो केवड़िया में वो कम स्थान है क्या? बाकी म्यूजियम की बात भी होगी तो भी होगा. और कोई सरदार पटेल की धरोहर, और कोई सरदार नहीं सुनिए, और कोई सरदार पटेल की धरोहर का विकास करना होगा तो हम करेंगे. सभी गुजरात के जो मीडिया कर्मी हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं और सबको जय जय गरवी गुजरात का संबोधन करते हुए जय जय राजस्थान मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं. देखिए, विनोद चौहान साहब ने पुस्तक लिखी, अभी जिक्र कर रहे थे. मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वाक्य याद आ गया. जब अभी प्रधानमंत्री जी, जब हमारा मानसून सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से
और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति वेंकैया जी, दोनों से परमिशन ली कि मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, तो कुछ नए मंत्री बने, तो उनका लोकसभा में और राज्यसभा में परिचय कराना। तो ओम बिरला जी ने भी अनुमति दी कि आप इस समय परिचय करा सकते हैं, टाइम तय किया। और ऐसे राज्यसभा में भी चेयरमैन साहब ने टाइम तय किया कि आप इस समय परिचय करा सकते हैं। और 1947 से जब से अंतरिम सरकार बनी और 1952 के बाद जब आम चुनाव के बाद हमारी स्थायी सरकार बनी है भारत में, तब से ही जो प्रधानमंत्री होता है वो नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराता है। जब देश आजाद हुआ और चुनाव हुआ उसके बीच में 47 से 52 के बीच का जो कालखंड था, उस समय भी संसद थी कांस्टिट्यूंट असेंबली, उसको संसद घोषित कर दिया। तो कांस्टिट्यूंट असेंबली में परिचय कराते थे, ये नए मंत्री बने। 52 से लेकर के चाहे जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने परिचय कराया। इस बार इन्होंने जो ये राहुल गांधी जी की टीम, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि हमें तो नरेंद्र मोदी जी को गालियां देनी है, जैसे इन्होंने जिक्र किया, अपमानित करना है, ऐसा भाव रख करके आए। और पहली बार संसदीय ये परंपराओं को तोड़ते हुए इन मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। तो प्रधानमंत्री जी खड़े थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, हल्ला हो रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई मैंने इतने बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, महिला को उतनी बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया है,